हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7, दिस इज चैप्टर 4 ज्योग्राफी और चैप्टर नेम इज एयर। आज हमें वायु या एयर के बारे में चैप्टर देखना है बेटा, रीड करना है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कोल्ड एटमोसफेयर। क्या कहता है कि हमारी जो अर्थ या पृथ्वी है वो चारों तरफ से एक घनी चादर से, वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एटमोसफेयर कहें या वायुमंडल कहें। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमोसफेयर फॉर देयर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल या जीने के लिए हम सभी जो है इसके ऊपर डिपेंड हैं। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन्स रेज। ये हमें जो है सांस लेते हैं वो एयर देती है और साथ में जो हानिकारक किरणें हैं सूर्य की उससे भी बचाती है। Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of sun during the day and get frozen during the night. अगर ये हमें प्रोटेक्ट ना करे तो हम दिन के समय पर बहुत ज़्यादा गर्मी से तप सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। So it is this mass of air, तो जो वायु की जो एयर की यानी राशि या कुल मिलाकर जो एयर होती है, टोटल एयर होती है, दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल, जो पृथ्वी के तापमान को हमारे रहने के योग्य बनाती है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर का जो कंपोजिशन यानी कि कितने परसेंट कौन सी एयर है ये हमें देखना है। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज़ एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। यानी कि हम जो लेते हैं ब्रीद के लिए, सांस लेने के लिए, वो काफ़ी सारी गैसेज का मिक्सचर है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक बल्क ऑफ द एटमोसफेयर। सबसे जो मेन होती हैं, देखो नीचे डायग्राम भी दिखाया गया है 4.1 में, कि सबसे ज़्यादा जो होती है नाइट्रोजन और दूसरी क्या कहता है, ऑक्सीजन। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन और हाइड्रोजन भी पाई जाती हैं, लेकिन वो लेसर यानी क्वांटिटी उनकी कम होती है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टाइनी डस्ट पार्टिकल आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। कुछ धूल के कण भी एयर में मौजूद होते हैं। द पाई चार्ट गिव यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एयर। 4.1 जो चार्ट आपको दिखा रहा है वो सभी के अपने अपने परसेंटेज को दिखा रहा है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, इस तरह से। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नाइट्रोजन होती है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सेल। जब हम सांस लेते हैं तो कुछ हम नाइट्रोजन भी अपने अंदर ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन जो पौधे होते हैं उनको तो अपने सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन गैस की नीड होती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लेकिन ये जो है डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। तो ये कैसे लेते हैं? बैक्टीरिया होते हैं जो इनकी सॉइल में और रूट्स में, जड़ों में होते हैं, वो इसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं और तब जाकर के प्लांट इसको ले लेते हैं। नेक्स्ट टेंजा देखिए। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। ऑक्सीजन है वो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। हम ह्यूमन हो या एनिमल, सभी को जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कंस्टेंट। और इस प्रोसेस से जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो एक समान बनी रहती है किसके अंदर, जो अपना वायुमंडल है उसके अंदर। इफ़ वी कट ट्री देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। लेकिन अगर हम ज़्यादा ट्रीज़ को काट देते हैं तो जो बैलेंस यानी संतुलन है वो बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पोर्टेंट गैस। अब थर्ड नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। ग्रीन प्लांट जो है फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। एंड रिलीज ऑक्सीजन, और रिलीज कौन सी गैस को करते हैं? ऑक्सीजन को। ह्यूमन एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि हम रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। द amount of carbon dioxide released by human or animals seem to be equal to the amount used by plant विच मेक ए परफेक्ट बैलेंस। इसलिए जो हम एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एक जो उधर से पौधे जो उसको लेते हैं ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो ये बैलेंस जो है आपस में बना रहता है। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। लेकिन ये बैलेंस जो है कभी कभी संतुलन गड़बड़ा जाता है जब हम ईंधन वगैरह जलाते, जैसे कोयल हो गया या ऑयल, खनिज तेल हो गए,
दे ऐड बिलियन ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। इनके जलाने से हम जो है लाखों टन का जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में ऐड करते चलते हैं हर साल। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो हमारे मौसम को और जलवायु को दोनों को ही बुरे तरीके से अफेक्ट करती हैं, यानी प्रभावित करती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखना है। 4.2 जो फिगर बनी हुई है उसके अंदर भी दिखाया गया है। हमारे जो एटमॉस्फेयर उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये 5 पार्ट को एक एक करके हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर। ये जो लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। ये 13 किलोमीटर हाइट यानी 13 किलोमीटर तक फैली है। और द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट एयर, जिसमें हम सांस लेते हैं वो एयर इसी के अंदर है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फोनामेन यानी घटनाएं, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं जैसे कि रेनफॉल होना, फॉग होना, हेल स्टॉर्म, ये सब जो है इसी लेयर के अंदर घटित होती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर। अब इसके ऊपर आप जो है डायग्राम उसमें भी देख सकते हो, सबसे नीचे जो है ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फेयर। ये 15 किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई है। और ये जो लेयर होती है ये फ्री होती है क्लाउड, और इसके अंदर जो है ना कोई भी मौसम से रिलेटेड घटना नहीं होती है। इसलिए एरोप्लेन चलाने के लिए यानी हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये आइडियल यानी बेस्ट मानी जाती है। एक और इसका जो फीचर है वो क्या है, वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट कंटेन ए लेयर ऑफ ओजोन गैस। इसके अंदर ओजोन गैस पाई जाती है जो हमें सन की जो रेज होती हैं, हार्मफुल रेज होती हैं, उनसे बचाव करती है। नेक्स्ट है मेसोस्फेयर जो बीच में आती है, जिसको मध्यमंडल भी बोलते हैं। दिस इज़ द थर्ड लेयर, इट लाई अबाउ द स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है और इसका जो एक्सटेंशन यानी हाइट है 80 किलोमीटर। मेटेरियोट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम दिस स्पेस। जो उल्कापिंड होते हैं वो इसी में अंतरिक्ष से आते हैं और इसी लेयर में आकर के वो क्या हो जाते हैं, इस पिंड में उसमें आकर के जल जाते हैं। यानी जो मेट्रोट्रीज यानी कि आपकी उल्कापिंड जिसको कहा जाता है, अंतरिक्ष में आने पर, इसी परत में आने पर जल जाती हैं, बर्न हो जाती हैं। अगला है थर्मोस्फेयर, नंबर 4 है। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीज हाइट। यहाँ पर जो टेम्परेचर यानी तापमान है वो बढ़ता जाता है हाइट के साथ। आइनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। आयन मंडल जिसको कहते हो इसी लेयर का एक पार्ट होता है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। ये इतने 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। जो रेडियो ट्रांसमिशन यानी कि जो रेडियो की तरंगे होती हैं ना वो इसी परत में पाई जाती हैं, संचार की जो तरंगे होती हैं। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। यानी रेडियो जब हम सुनते हैं तो इसी जो वेव होती हैं, इसी के अंदर रेडियो की जो वेव्स होती हैं वो ट्रांसमिटेड होकर यानी कि रिफ्लेक्ट करके वापस अर्थ के ऊपर वापस आ जाती हैं, तरंगे जो होती हैं। उसका बाद नेक्स्ट है अपना एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल जिसको कहते हैं एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर यानी कि जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर लाइट गैसेज लाइक हीलियम, हाइड्रोजन। और ये कहता है कि इसके अंदर जो बिल्कुल हल्की गैसें होती हैं वहीं अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट कहता है वेदर और क्लाइमेट। अब वेदर और क्लाइमेट दोनों के बारे में देखना है। कहता है कि किसी दिन बारिश होती है या किसी दिन सनी होता है, हम कैसे ही पता कर लेते हैं कि आज धूप निकलेगी, आज मौसम साफ रहेगा। या किसी दिन कहता है कि जो क्रिकेट के प्रेमी हो कैसे पहले ही अंदाज़ा लगा देते हैं कि भविष्य में कैसे होने वाला है, मैच क्या होगा, उस दिन बारिश होगी नहीं होगी, इस तरह से। तो इसकी 4th लाइन से देखिए आप, ये क्या कहता है 3rd लाइन की, इमेजिन कीजिए कि हमारी जो बॉडी है वो एक रेडियो है और माइंड है वो स्पीकर है। तो वेदर कुछ इस तरह से है कि जो उसके बटनों को जो के साथ छेड़छाड़ करता है, कंट्रोल करता है, उसको मौसम कहते हैं। नाउ इसकी डेफिनेशन, अब इसकी डेफिनेशन आती है वेदर इज़ दिस आर टू आर यानी घंटे प्रति घंटे की, डे टू डे यानी दिन प्रतिदिन की जो कंडीशन होती हैं एटमॉस्फेयर में उसको वेदर बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, वेदर इज़ दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हर रोज़ प्रतिदिन जो घंटे प्रति घंटे और प्रतिदिन होने वाली जो कंडीशंस है उसको एटमॉस्फेयर में उसको वेदर कहते हैं। ए हॉट और ह्यूमिड वेदर मेक वन चेयरफुल एंड इवन प्लेन
ए हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना। अगर किसी दिन ज़्यादा गर्म मौसम है, ह्यूमिड है, तो हम जो है हम या कोई भी जो है ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं। लेकिन अगर कोई प्लीजेंट ब्रीजी शांत मौसम है, अच्छी ठंडी हवा चल रही है, तो हम जो है चेयरफुल यानी खुश रहते हैं और बाहर का भी जाने का प्लान बनाते हैं। वेदर जो है ड्रामेटिकली चेंज होता रहता है डे बाय डे। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट। और लंबे समय तक जो एवरेज वेदर यानी कि आपका मौसम जो रहता है वो उस जगह की क्लाइमेट यानी जलवायु बन जाता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर यानी तापमान। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। जो हम फील करते हैं प्रतिदिन का जो तापमान होता है वायुमंडल में। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज ए टेम्परेचर। जो डिग्री होती है यानी कि ठंडा है, शीतल है, उसके अंदर ठंड कितनी है, गर्म कितना है, उसी को जो हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। ये सिर्फ दिन और रात का मौसम ही नहीं बदलता, तापमान ही नहीं बदलता, बल्कि ये अपने सीजन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। जैसे समर जो है ज़्यादा गर्म होती है बजाय के विंटर के। An important factor that influence the distribution of temperature is इंसोलेशन। इंसोलेशन जिसको सूर्य की ताप कहते हैं या आतपन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो, इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंसोलेशन या सूर्य ताप या आतपन एक ही बात है। इसका मतलब है कि जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है, अर्थ उसको अपने ऊपर रोक लेती है, पृथ्वी उसे रोक लेती है, उसे इंसोलेशन कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं या आतपन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स। और जो इंसोलेशन की जो डिग्री यानी कि इंसोलेशन जो है वो कहाँ से, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से पोल्स की यानी ध्रुवों की तरफ हम जाते हैं तो वो घटता जाता है, कम होता चला जाता है। और यही एक रीज़न होता है जिससे कि टेम्परेचर डिक्रीज द इन द सेम मैनर। जो टेम्परेचर है वो सेम मैनर यानी कि इस तरह से घटता हुआ हमें पता चलता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि जो पोल्स यानी ध्रुव हैं उनके ऊपर जो है क्यों हमेशा इतनी ठंड जो रहती है वो बर्फ़ से हमेशा क्यों ढके रहते हैं, इसी के रीज़न की वजह से। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप टू ग्रो। अगर हमारा अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है तो कई फसलें ऐसी हैं जो कि उसके ऊपर ग्रो नहीं कर सकती हैं। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। सिटीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है बजाय के विलेज के, गाँव के। द कॉन्क्रीट एंड मेटल इन बिल्डिंग एंड एस्पाफाल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। कहता है कि एस्पाफाल्ट से जो रोड बने होते हैं और सीमेंट से, कंक्रीट से, मेटल से जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं वो दिन के समय पर ज़्यादा गर्म होती हैं। दिस हीट इज़ रिलीजिंग ड्यूरिंग द नाइट। और इनकी जो हीट होती है वो रात को रिलीज होती है, मुक्त होती है। आल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटी ट्रैप द वार्म एयर। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो गर्म हवा को रोक लेती हैं सिटीज़ के अंदर, और इस तरह से दिस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी, जिस कारण से जो टेम्परेचर होता है सिटीज़ का वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एयर प्रेशर। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद ए ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। कि हम जो है, वायु जो है हमारे शरीर के उच्च दाब के साथ बल लगाती है, फोर्स लगाती है। हाउएवर वी डोंट फील, लेकिन हमें फील नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो एयर प्रेसेस हैं, जो एयर का प्रेशर है वो हमें सभी डायरेक्शन से लगता है। और जो हमारी बॉडी है, आवर बॉडी एक्सर्ट ए काउंटर प्रेशर, और हमारी जो बॉडी होती है वो भी उसके ऊपर जो है विपरीत बल लगाता है। हमारा शरीर उसके विपरीत में, अपोजिट में बल लगाता है, इसलिए हमें ये फील नहीं होता। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि जो प्रेशर होता है एक्सर्टेड बाय द वेट, कि जो वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब होता है, या जो इस तरह से वायु हवा के द्वारा जो लगाया गया होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसको वायु दाब या एयर प्रेशर कहते हैं। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोसफेयर द प्रेशर फॉल रैपिडली। अगर हम एटमोसफेयर यानी कि वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाएं तो जो हमारा वायु दाब है, एयर प्रेशर जो है वो रैपिडली गिरता यानी नीचे गिरता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट
एट सी लेवल, जो एयर प्रेशर होता है वो सी लेवल समुद्री स्तर पर सबसे ज़्यादा होता है, एंड डिक्रीज विद हाइट, और हाइट के साथ साथ घटता जाता है। हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर, जो डिस्ट्रीब्यूशन है एयर प्रेशर का हॉरिजेंटली, वो उसको प्रभावित करता है बाय टेम्परेचर ऑफ एयर, जो एयर के अंदर जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो उसको प्रभावित करते हैं। इन एरिया वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज, क्या कहता है कि अगर किसी अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु जो हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठती है, तो वो क्या बना देती है बाद में, क्रिएट लो प्रेशर, वो लो प्रेशर का एरिया बना देती है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर, और निम्न दाब का क्षेत्र यानी लो प्रेशर का एरिया जो बादल होते हैं जिसके अंदर क्लाउड स्काई होता है, वेट यानी कि नम मौसम होता है। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। इट इज़ देयरफॉर हैवी, और ये हैवी यानी कि भारी होती है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट ए हाई प्रेशर एरिया, हैवी जो एयर है वो कमज़ोर पड़ जाती है और एक हाई प्रेशर एरिया बना देती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई, और जहाँ पर भी हाई प्रेशर यानी उच्च दाब का क्षेत्र होगा, एरिया होगा, वहाँ पर स्पष्ट और आकाश जो है बिल्कुल आसमान जो है साफ दिखाई देगा, यानी वहाँ पर क्लाउड नहीं होंगे। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, जो एयर होती है वो हमेशा कैसे बहती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, मूव करती है। नेक्स्ट है हमारा विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, यानी कि जो मूवमेंट है हाई प्रेशर से उच्च दाब के क्षेत्र से जो लो प्रेशर की तरफ जाएंगे उसको हम बोलेंगे विंड यानी हवा। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अपरूट ट्रीज ड्यूरिंग स्टॉर्म, हमने देखा है कि सड़कों के ऊपर सूखी पत्तियों को उड़ा देती है, कई बार जो है ज़्यादा आती है तो जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों को उखाड़ देती है, या कई बार हमने देखा है कि उसके अंदर जो है अगर स्मूथली हवा बह रही है, ब्लोन कर रही है, तो उसमें स्मोक, धुआं या डस्ट के कण भी होते हैं। और ये तो आपने देखा ही होगा कि कभी कभी जो है आप जो है इतनी स्ट्रॉन्ग हवा होती है उसके अपोजिट नहीं चल सकते हो, या कभी अगर बहुत ज़्यादा जो हवा चल रही होती है तो उसमें अम्ब्रेला को लेना थामना आपके लिए आसान नहीं रहता है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल, इस तरह के एग्जाम्पल आप और भी सोच सकते हैं। अब जो विंड है वो कितने टाइप की होती है उसको बताना है। 3 टाइप की जो विंड होती है, परमानेंट, सीजनल और लोकल। परमानेंट में देखिए द ट्रेड, इनको व्यापारिक पवने बोलते हैं। द ट्रेड विंड वेस्टलाइज ईस्टलाइज, वेस्टलाइज का मतलब पश्चिमी और ईस्टलाइज का मतलब पूर्वी। जो व्यापारिक पवने जो पश्चिम और पूर्व की तरफ जो पूर्वी पवने होती हैं उनको परमानेंट बोलते हैं। देखिए द ट्रेड विंड्स वेस्टलाइज ईस्टलाइज, यानी ऐसी व्यापारिक पवने जो पश्चिमी और पूर्वी हैं वे स्थानीय, परमानेंट यानी स्थानीय पवने मानी जाती हैं, और ये सारा साल जो है एक निश्चित पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती रहती हैं, ये अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करती। सीजनल जो होती हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं, जैसे कि मॉनसून इंडिया में जो आता है वो सीजनल विंड्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लोकल का। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे ऑफ ईयर इन स्मॉल एरिया, ये जो है छोटे एरिया में पर्टिकुलर या तो डे या ईयर में बहने वाली जो एयर होती है उसको बोला है, विंड को बोला है। अब जैसे कि अपना जो एरिया होता है, डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉल्ड लू। इसको हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि अभी जो हमारा मौसम चला हुआ बेटा वो भी लू का ही चला हुआ है। हम इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं और हॉट और ड्राई जो लोकल विंड है उसको हम लू ही बोलते हैं। इस वर्ड को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। नाउ नेक्स्ट है मॉइस्चर। अब मॉइस्चर जिसको कि आर्द्रता भी बोला जाता है, देखिए मॉइस्चर क्या है। When water evaporated from land and different water bodies, evaporated यानी जल जो वाष्पित होकर के लैंड और अलग अलग वाटर बॉडीज से आता है, इट बिकम वाटर वेपोर, वो वाटर वेपोर यानी जल वाष्प बन जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एज एनी टाइम इज नोन ह्यूमिडिटी, जो किसी एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है उसको हम ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता बोलते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपोर वी कॉल इट ए ह्यूमिड डे, अगर एयर के अंदर जो है वाटर वेपोर है तो हम उसको ह्यूमिड यानी आर्द्र दिन बोल सकते हैं।
एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपोर इंक्रीज एंड सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड। अगर जो हमारा दिन है वो क्या कहता है कि वार्मर यानी गर्म है, तो जो इसकी कैपेसिटी है वो मॉइस्चर होल्ड करने की बढ़ जाती है और दिन जो है ज़्यादा ह्यूमिड यानी आर्द्र बन जाता है। ऑन ए ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई। और जब ह्यूमिड डे होते हैं, हुमस भरे दिन होते हैं, तो उसमें जो क्लोथ्स होते हैं वो लंबा टाइम लेते हैं सूखने के लिए, हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं निकलता है और हम अनकंफर्टेबल सा महसूस करते हैं। व्हेन द वाटर वेपोर राइज इट स्टार्ट्स कूलिंग। वाटर वेपोर राइज, जल वाष्प जब ऊपर उठता है तो ठंडा होना, स्टार्ट कूलिंग, ठंडा होना शुरू हो जाता है। द वाटर वेपोर कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। अब जो वाटर वेपोर कंडेंस यानी कि जल जो है संघनित होकर के ड्रॉपलेट, जल की बूंदें बना देता है। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। और जो क्लाउड बनते हैं इन्हीं ड्रॉपलेट्स को, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा करके बनते हैं। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर। और जब ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, हवा में तैर नहीं सकते हैं, तब जो है प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश शुरू हो जाती है। जेट प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। जो प्लेन्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि वो अपने पीछे एक वाइट कलर का धुआं सा छोड़ते हैं। तो द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस, जो उनका जो मॉइस्चर इंजन से निकलने वाली जो नमी होती है वो मॉइस्चर कंडेंस यानी कि संघनित हो जाती है। वी सी ट्रेल ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब। अगर उसको एयर डिस्टर्ब नहीं करती है तो कुछ टाइम तक वो ट्रेल यानी जो रास्ता होता है जो मॉइस्चर ने, नमी ने बनाया होता है, तो वो हम उसको देख सकते हैं। precipitation that come down to the earth in liquid form is called rain। अगर वो लिक्विड फॉर्म में precipitation हो रही है यानी कि पानी जो गिर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बारिश बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। रेन वाटर से ही जो ग्राउंड का वाटर, भूमि के अंदर का जल जो होता है वो क्या होता बनता है। प्लांट्स जो है उसको अपने अंदर प्रिजर्व यानी कि सेव रख लेते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट रेन वाटर फ्लो डाउन द बेयर माउंटेन एंड कैन कोज फ्लडिंग ऑफ ए लो लेइंग एरिया। और जब पहाड़ों के ऊपर पेड़ों को काट दिया जाता है तो जो बारिश का पानी होता है वो पहाड़ों से एकदम से नीचे गिरता है, जिससे निचले इलाकों में यानी जो नीचे की तरफ होते हैं उन इलाकों में बाढ़ आ जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, अब इस मैकेनिज्म के बेसिस के ऊपर जो रेनफॉल है उसको भी 3 टाइप्स हैं। पहला है कन्वेंशनल रेनफॉल, और दूसरा ओरोग्राफिक जिसको कि हम रिलीफ या माउंटेनियस बोल सकते हैं, और तीसरा साइक्लोनिक। कन्वेंशनल यानी कि जिसको संवहनीय वर्षा कहते हैं, 4.5 फिगर में दिखाया गया है, ये फर्स्ट टाइप। फिर रिलीफ या ओरोग्राफिक सेकंड टाइप जो पहाड़ों के ऊपर है, और तीसरा जो है साइक्लोनिक यानी कि जो चक्रवातीय वर्षा होती है उसको बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट, रेनफॉल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये सभी को पता है कि रेन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इससे जो है हमारा फ्रेश वाटर मिल जाता है अर्थ सरफेस को। अगर रेनफॉल कभी कम होती है तो उसके कारण जो है कभी कभी सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है। और अगर कभी इसकी उलट यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। तो ये हमारा चैप्टर था भाई, चैप्टर नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।